सबसे पहले कहानी क्या पढ़ी हमने, बताओ। 44 ए 44 ए व्हाट डज 44 ए सेज? कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपका प्रीवियस ईयर में, क्या प्रीवियस ईयर में नहीं, पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स में किसी भी एक प्रीवियस ईयर में क्या है, इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, दोनों में से कोई भी एक ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा इंडिविजुअल एचयूएफ को। अच्छा, आगे चल के अपन ने पढ़ा कि वो एडी वगैरह लिया है तो डिस्काउंट है, लेकिन अभी उसको मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात कर रहा हूं 44 ए कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अच्छा, अगर नया बिजनेस चालू किया है तो अगर लाइकली टू क्रॉस द लिमिट है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अगर अदर देन इंडिविजुअल है, अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो लिमिट कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, 1, 20 और 10 लाख। कितनी हो जाती है, 1, 20 और 10 लाख। ये क्या हो जाता है तुम्हारा 44 ए। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा आप क्रॉस करते हो पिछले 3 साल से किसी भी एक साल में, तो आपको कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 271 के तहत 25,000 रुपए की। क्या बात समझ में आ रही? 44 ए। अच्छा, अब 44 ए बी क्या बोलता है? बना तो लिया, ऑडिट भी कराओ। ऑडिट कौन कराएगा? कौन करेगा? नहीं, वो तो करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन कराएगा ऑडिट? किसको कराना पड़ेगा? किसको कराना पड़ेगा? अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर क्या है प्रीवियस ईयर में, 1 CR से ज्यादा। अच्छा, यहां 3 साल में 1 साल बोला है क्या? नहीं, सिर्फ क्या बोला है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर कितना है, 1 CR से ज्यादा। ठीक है क्या? और इफ द फॉलोइंग कंडीशन, 1 CR की जगह कितना हो जाएगा, 10 CR। अगर आपका टोटल रिसीट से 5% से ज्यादा कैश रिसीट्स नहीं है और टोटल एक्सपेंडिचर में 5% से ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो ऑडिट की लिमिट 1 CR से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 CR हो जाएगी फॉर बिजनेस पर्पस। फॉर बिजनेस पर्पस। नहीं याद आया? पक्का याद आया? अगर आप बिजनेस करते हो तो 1 CR, अच्छा 25 लाख के बाद आपको क्या बनाने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और 1 CR के बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर का 5% से ज्यादा, टोटल रिसीट्स में 5% से ज्यादा कैश रिसीट्स नहीं है और टोटल पेमेंट में 5% से ज्यादा आपकी कैश पेमेंट्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट 1 CR से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 CR। ये किसने बोला? 44 AB। किसने बोला? 44 AB। ठीक है क्या? अच्छा, अगर आप 44 AD के तहत अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो, 44 AD के तहत अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो, तो वो जो ऑडिट की लिमिट है 1 CR से बढ़कर कितनी हो जाती है, 2 CR। कितनी हो जाती है, 2 CR। क्लियरिटी है सबको? ओके। अब क्या पढ़ा था अपन ने? अगर आप एसएससी प्रोफेशन में हो, तो काय में हो, प्रोफेशन में हो, तो कितना लगेगा, 50 लाख के बाद आपको क्या कराना पड़ जाएगा, ऑडिट कराना पड़ जाएगा। अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर कितना है, 50 लाख से ज्यादा है। कितना है, 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको क्या कराना पड़ जाएगा, ऑडिट कराना पड़ जाएगा। कितनों को समझ में आई ये बात? हाँ, ये मैंने अभी एडी ये वाली बातें अभी कवर नहीं की है, मैं अभी आगे चल के आपको वापस से कवर कराऊंगा। ठीक है क्या? अब आ गए हम 44 AD में, मेन सेक्शन जो हमने कल पढ़ा था। क्या बोलता है 44 AD, ये बताओ, पूरी बातें बोलना इसकी। मैंने कहीं कागज में लिखी थी ना, ये कहाँ गया कागज, ऊपर है। हाँ, ये लिखी, बताओ 44 AD ने क्या बोला, बताओ। याद है? ये आपने लिखा था ऐसे ही। क्या है? अगर आप क्या हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, और आप बिजनेस में हो, किसके, इन चीजों को छोड़ के, किन चीजों को छोड़ के, 44 AE एजेंसी बिजनेस और कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस, इन बिजनेसेस को छोड़ के अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और बिजनेस में हो, तो आपके टर्नओवर का 8% तक आप सीधे सीधे प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो कि टर्नओवर का 8% हमारा सीधे सीधे क्या है, प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप टू कौन से, कितने टर्नओवर तक, बताओ। अप टू 2 CR तक। अप टू 2 CR तक अगर आप टर्नओवर क्या बता सकते हो, 8% बता सकते हो, तो ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, ना आप, जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी नहीं है तो ऑडिट कराने की तो कोई बात पैदा ही नहीं होती। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अगर आप टर्नओवर से 8% से ज्यादा दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, कम दिखाना चाहते हो तो
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी कराना पड़ेगा अगर लिमिट से ऊपर है तो। अगर टोटल रिसीट्स का 5% से कम आपकी कैश रिसीट्स है तो ये 2 करोड़ की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाती है आपकी 3 करोड़। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना बोलो। अच्छा, और क्या बताया था, अगर पूरी रिसीट्स कायम है, पूरी रिसीट्स कायम है आपकी अकाउंट पे ही चेक से या आपने ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम से रिसीव कर ली है, पूरा पैसा आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया ड्यू डेट के पहले, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो वो 8% की लिमिट कम होकर कितनी हो जाएगी 6%। कितनी हो जाएगी 6%। क्या बात समझ में आ रही है? ये कब तक मिलेगा 2 करोड़ या 3 करोड़ तक। कितनों को समझ में आया हाथ उठाओ। फिर से क्या बोला 44 एडी ने, क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ, बिजनेस में होने चाहिए। इन 3 बिजनेसेस को छोड़ के 44 एई एजेंसी बिजनेस और कमीशन और ब्रोकरेज के बिजनेस, ये सबको छोड़ के अगर आप हो तो आप क्या कर सकते हो, प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हो चाहो तो। प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्शनल होती है। क्या होती है प्रिजम्पटिव स्कीम, हम अपनी टर्नओवर का 8% सीधे सीधे क्या कर देंगे, प्रॉफिट घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉफिट घोषित कर देंगे और उस पर टैक्स भर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हमें फालतू परेशान मत करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, ऑडिट करने के लिए। कितना टर्नओवर, कितना परसेंट, 8%। कितना परसेंट, 8%। ये लेकिन हर कोई ले सकता है क्या, नहीं। कब तक ले सकते हो, 2 करोड़ तक के वाले, 2 करोड़ तक वाले प्रिजम्पटिव ले सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो प्रिजम्पटिव नहीं मिलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर पूरा पैसा ऑनलाइन क्लियरिंग सिस्टम से ले लेते हो, अगर पूरा पैसा ऑनलाइन क्लियरिंग सिस्टम 8% की जगह कितना हो जाएगा 6%। क्लियर है क्या? और टोटल रिसीट्स का 5% से कम, टोटल रिसीट्स का 5% से कम आपके पास काय से आता है, कैश से आता है, तो वो आपको कहां चला जाएगा, अगर टोटल रिसीट्स का 5% से कम काय में आता है, कैश में आता है, तो आपको क्या हो जाएगा, 2 करोड़ की जगह आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी 3 CR। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अच्छा, इसमें कुछ बातें और लिखी हुई है। एक बार अगर आपने ये लिमिट ले ली, ये आगे लिखी होगी वैसे, एक बार अगर आपने ये लिमिट ले ली तो क्या होगा, अगर एक बार आपने लिमिट ले ली तो क्या होगा बताओ मेरे को। आपको लेनी पड़ेगी आने वाले 5 सालों तक। अगर 5 साल में किसी भी एक साल छोड़ देते हो, 5 सालों में किसी भी एक साल छोड़ देते हो कि नहीं नहीं हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, हमें प्रिजम्पटिव नहीं चाहिए, जबरदस्ती 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ रहा है, हमारा प्रॉफिट 8% है ही नहीं 4% है, तो हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। अगर एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली तो आने वाले 5 सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। आप फिर से प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले सकते, मतलब 5-5 साल का लॉट चलेगा, लिया तो 5 साल, छोड़ा तो 5 साल। क्या बात समझ में आ रही है? आपको 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये लिखा होगा तुम्हारी किताब में, मुझे लगता है ये लिखा हुआ है। In the above case A and B, if he declares profit any of the 5 successive previous years not in accordance with 44 AD, ठीक है, then he cannot opt for 44 AD for 5 successive previous years after the previous year's default. For the default of 23-24 and 5 successive previous years, he has to maintain books of account under section 44OA and get them audited under section 44AB with income exceed the basic exemption limit। क्या बात समझ में? अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और ऑडिट भी कराना पड़ेगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। एक बार मुझे रफ बताओ, ऑडिट की लिमिट क्या है, किसके लिए, बिजनेस के लिए, और प्रोफेशन के लिए 50 लाख। क्या बात समझ में? ये ऑडिट की लिमिट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लिमिट क्या है, 2.5 लाख और 25 लाख। बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए वही है 25 लाख और वही है, कोई चेंज नहीं है। वहां चेंज क्या है, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो, और अदर हो तो दूसरी। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं आया समझ में? चलो एक बार अब देखो, अगर एसएससी प्रोफेशन में है, ये आता है सेक्शन 44 एडीए। अभी तक जो पढ़ा कौन सा पढ़ा, 44 एडी बिजनेस के लिए। अब आ जाएगा 44 एडीए काई के लिए, प्रोफेशन के लिए। काई के लिए, प्रोफेशन के लिए। मैं इसके शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा अलग से ना, ताकि एक बार में क्या हो जाए, फटाफट 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 रिवाइज हो जाए ये वाले सेक्शन से, इंपॉर्टेंट सेक्शन से। 44 एडी ए क्या बोलता है, 44 एडीए क्या बोलता है बताओ। 44 एडीए क्या बोलता है, ये पढ़ा था अपन ने, नहीं पढ़ा था? अब पढ़ते हैं, आओ। हाँ तुम जहां, मैं समझ गया था तुम रुकी हुई हो, जब तक रिवीजन चल रहा है तब तक सुनूंगी, जब नया पढ़ाने बोलेंगे मैं अंदर आ जाऊंगी। अरे बेटा रोज लेट आती हो तुम। नहीं नहीं सॉरी बेटा सॉरी। ठीक है 44 एडी, और मेरा भाई कैसा, ठीक है 44 एडीए। 44 एडीए क्या बोलता है, 44 एडीए बता रहा हूं ना, सुनो ना। सेम जैसा बिजनेस वाला था, सेम जैसा कौन सा था, बिजनेस वाला। सेम चीज किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। क्या है प्रोफेशन के लिए, अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर कितना है बेटा, 50 लाख।
कितना है 50 लाख। अगर आपका टर्नओवर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, इफ ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन फ्रॉम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50 लाख, तो वो प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकता है। क्या ले सकता है? प्रिजम्पटिव स्कीम। प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होगा? इनकम का कुछ परसेंट इसको क्या दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट। वहां कितना था? 8%। यहां कितना है? 50%। क्या बात समझ में आ रही है? इनकम का 50% तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। बेटा सर्विस है बेटा, काय का खर्चा होगा तुम्हारा? खुद सोचो ना। 8% प्रॉफिट किसका बोला गया है? बिजनेसेस का, जहां कॉस्ट लगती है, मशीनरी लगती है, लेबर लगती है, ये सब लगती है। सर्विस क्या? डॉक्टर बैठा है, एडवोकेट बैठा है, 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर रहा है, किस बात का खर्चा भाई तेरा? 50% तो फिर भी दे रहे हैं। रेंट लग रहा होगा, उससे ज्यादा क्या लग रहा होगा तुम्हारा? क्या बस इंप्लॉइज की सैलरी लग रही होगी, कोई प्लांट एंड मशीनरी तो होगी नहीं, कोई डेप्रीसिएशन एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, तो इसलिए सीधे सीधे क्या बोल दिया? इनकम कितना परसेंट? 50%। क्या करो? 50% क्या दिखाओ तुम? प्रॉफिट दिखाओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ, वरना फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी। हाँ यानी अगर लीगल मेडिसिन है, देखो देखो क्या दिया है, द रिक्वायर्ड 44AB डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट previous year on presumptive basis 44ADA in case ठीक है, in case of an SSC carrying a notified profession under section 44AA1 यानी कि legal, medical, engineering, accountancy, architecture, interior decoration, technical consulting, who gross receipt does not exceeds 50 लाख, whose gross receipt does not exceed 50 लाख। अगर gross receipt क्या है? 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ कैरिंग ऑन नोटिफाइड प्रोविजन 44A1 दैट इज लीगल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, और टोटल रिसीट क्या है? 5% से कम है, वो कैश वाला। टोटल कैश क्या है? 5% से कम है टोटल रिसीट से, तो वो लिमिट 50 लाख से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 75 लाख। कितनी हो जाएगी? 75 लाख। In such above cases A and B, if such SC claims that the profit and gains of such profession in the relevant previous year are lower than profits computed presumptive basis 44AD, 50% of grosses and his income exceed basic exemption limit in that previous year, यानी 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा बताता है तो प्रिजम्पटिव बेसिस में ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 5% से 50% से कम बताना चाहता है, 50% से कम बताना, सुन रहे हो, 50% से कम बताना चाहता है और उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख वाली, 2.5 लाख वाली जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तभी तो टैक्स लगेगा ना, ठीक है। 50 लाख से कम है लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने भी पड़ेंगे और ऑडिट भी कराने पड़ेंगे, ठीक है क्या। द प्रोविजन ऑल्सो कैन cast an obligation of such person to furnish a specified date and report of audit in the prescribed form duly signed verified by a chartered accountant, ठीक है क्या। 3CA 3CB 3CT ये फॉर्म नंबर है, इस फॉर्म नंबर में आपको क्या करना पड़ता है? डिटेल्स भरनी पड़ती है, आपको फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। चलो यहां तक समझ में आया? ये ड्यू डेट दी हुई है, ड्यू डेट में अभी आपको समझा दूंगा, पहले एक बार यहां तक एक बार इतना रीड कर लो। कौन सा 44, कौन सा पढ़ा है मैंने आपको? 44ADA, ये है 44ADA, ये लिखा है। रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP सेम है, हु इज इंगेज इन एनी प्रोफेशन 44AA नेमली मेडिकल, लीगल, इतना इतना इतना, ठीक है। प्रोफेशन ऑन विच सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एससी कैरिंग ऑन नोटिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ये वाला प्रोफेशन है, ठीक है। एंड हुज रिसीट डज नॉट एक्सीड्स 50 लाख, और उसकी रिसीट क्या है? 50 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर उसकी वही इनकम 5% से कम है तो रिसीट 75 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। If 50% of gross research profession or some higher than the aforesaid claim to have been earned by the assessee, यानी 50% या उससे ज्यादा आपको क्या बतानी पड़ेगी? इनकम बतानी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, वही जो हमने वहां भी पढ़ा था, सेक्शन 30 to 38 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू असेंड सेक्शन 30 to 38 एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर शैल नॉट बी अलाउड फॉर डिडक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन लिमिटेड 40B। कोई भी खर्चे आपको माइनस करने नहीं मिलेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। फिर क्या है? द WDV ऑफ द असेट वैसे ही कैलकुलेट करें, भले डेप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है लेकिन WDV आपको क्या करनी पड़ेगी? वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे आपको डेप्रिसिएशन मिलता था, दोनों सेक्शन के लिए, 44AD के लिए, 44ADA के लिए भी। सुन रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बना नहीं रहे हो, ऑडिट तो करा नहीं रहे हो,
डेप्रिसिएशन तुमको मिल नहीं रहा है, कोई खर्चा तुमको मिल नहीं रहा है 30-38 का, लेकिन फिर भी हर बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वो ब्लॉक की वैल्यू तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ब्लॉक सेल करोगे तो कैपिटल गेन आया है कि प्रॉफिट आया है कि क्या आया है, वो कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन के लिए WDV एज इट इज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भले तुमको पीजीबी में एक्सपेंस नहीं शो करना है, लेकिन वही द WDV ऑफ द एनी एसेट एंड एलिजिबल बिजनेस shall be deemed to have been calculated as if the eligible SSC had claimed and had been actually allowed to deduction in respect of depreciation for each relevant assessment year. ठीक है, assessee to maintain accounts and get them audited if the claims profit less than 50% of the gross asset and assessee obtaining 44AD required to pay advance tax 15th March. इन लोग को एडवांस टैक्स की डेट 15 मार्च हो जाती है। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, बस यहां समझ लो कि उनकी डेट चेंज है 15 मार्च वाली। क्लियर या नॉट क्लियर? फट से रिवाइज कराऊं। 44 AD 44 ADA, क्या 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 44 AD 44 ADA। 44 AD क्या बोला? इंडिविजुअल HUF हो, बिजनेस में हो तो क्या कर सकते हो, प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हो। प्रिजम्पटिव स्कीम अगर लेना चाहते हो, एक वहां पे मैं लाइन से सोफे लगवा देता हूं, पता नालायक। हाँ, प्रिजम्पटिव स्कीम अगर लेना चाहते हो तो क्या 8% ऑफ टर्नओवर, ठीक है 8% ऑफ टर्नओवर। आपको क्या दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। कब तक कर सकते हो, 2 करोड़ तक। कब तक कर सकते हो, 2 करोड़ तक। अगर टोटल रिसीट्स का 5% कैश से कम है, टोटल रिसीट्स का 5% कैश से कम है तो कब तक कर सकते हो, 3 करोड़ तक। कब तक कर सकते हो, मैं दरवाजा बंद करवा दूंगा। कब तक कर सकते हो, 3 करोड़ तक। यहां तक क्लियरिटी है सबको? अच्छा, उसके बाद क्या था बताओ? उसके बाद क्या था, अगर 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 टोटल रिसीट्स आपके अकाउंट पे ही चेक से आ जाती है तो 8% की लिमिट कितनी हो जाती है, 6% तक। एक बार ले लिया तो 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, बीच में 1 साल छोड़ दिया तो 5 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वापस से अल्टी पल्टी नहीं कर सकते हो। हाँ या ना, फटाफट बोलो। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, 44 ADA। अगर आप काय में हो, प्रोफेशन में हो, काय में हो, प्रोफेशन में हो। कौन से प्रोफेशन में हो, ये जो लिखे हुए हैं सारे, क्या बात समझ में आ रही है? और आपका टर्नओवर क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है। और अगर 5% से कम है आपकी कैश रिसीट्स तो आपका टर्नओवर कितना है, 75 लाख तक। इतने लाख तक आप क्या कर सकते हो, 50 लाख से कम है, सॉरी 50 लाख से कम है और 75 लाख से कम है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, प्रिजम्पटिव स्कीम। वहां प्रिजम्पटिव में टर्नओवर का 8% था, यहां प्रिजम्पटिव में टर्नओवर का सीधे सीधे कितने परसेंट बेटा, 50% है। कितने परसेंट है, 50%। आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। दोनों सेक्शनों में 30 to 38 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, पार्टनर्स की अप टू द लिमिट है, उसके बाद के नहीं मिलेंगे, ठीक है। और WDV आपको वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। क्या क्या पढ़ लिया, 44 AD 44 ADA। उसके पहले क्या क्या पढ़ लिया था, 44 AA 44 AB। सेक्शन नंबर याद होने चाहिए ये वाले। 44 AA क्या है, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 44 AB क्या था, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 44 AD क्या है, प्रिजम्पटिव फॉर बिजनेस। 44 ADA क्या है, प्रिजम्पटिव फॉर प्रोफेशंस, ठीक है। 44 AE आ गया, 44 AE आ गया, प्रिजम्पटिव फॉर बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरेजेस। इसको भी मैं लिखवा दूंगा तो जिंदगी थोड़ी तुम्हारी क्या हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है आसान हो जाएगी। चलो आओ देखो, या इसको सीधे मां की करवा दूं, नहीं भाई वो गिर जाएगा तो महंगा पड़ जाएगा ना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स बेसिक टैक्सेशन फॉर एस्टिमेटिंग बिजनेस इनकम फ्रॉम प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स सो लॉन्ग द एससी डज नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर। ये प्रिजम्पटिव स्कीम कौन ले सकता है? देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी पता क्या है, ये सारी प्रिजम्पटिव स्कीम्स है, ये किन के लिए है, बड़े व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। छोटे व्यापारी ना, ताकि आप क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने ना पड़े। बड़े व्यापारी तो बनाएंगे ही बुक्स ऑफ अकाउंट, छोटे व्यापारी एक फालतू अकाउंटेंट रखोगे, खर्चा करोगे, सरदर्द पालोगे, धंधा करोगे कि ये सब करोगे। इसलिए किसको छोड़ा कि चलो बिजनेस है 2 करोड़ तक,
2 करोड़ के बाद तुम क्या बन जाते हो, बड़े आदमी। और अगर अकाउंट ले लेते हो तो 1 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, 3 करोड़ तक। क्या बात समझ में आ रही? ज्यादा पैसा कैश में नहीं लेते हो तो 3 करोड़ तक तुम छोटे व्यापारी, 3 करोड़ के बाद तुम बड़े व्यापारी। सर्विस केस में 50 लाख के बाद तुम बड़े व्यापारी, और पूरा पैसा ऑनलाइन लेते हो या मतलब 5% ज्यादा पैसा ऑनलाइन लेते हो तो 75 लाख तक तुम क्या हो बेटा, बड़े व्यापारी। 75 लाख तक तुम क्या हो, छोटे व्यापारी। उसके बाद तुम क्या हो, बड़े व्यापारी। तुम प्रिजम्पटिव ले सकते हो। जब तुम काय का काम है तुम्हारा, ट्रक का काम है, बढ़िया, ओ गड्डी छांदी अच्छा लांदा मार दी, तुम ट्रक चलाते हो। क्या चलाते हो बेटा, ट्रक। अगर तुम ट्रक चलाते हो और तुम्हारे पास 10 से कम गाड़ियां हैं, अगर 10 ट्रक तक वाले हो क्या माना गया है, छोटा व्यापारी, छोटा ट्रक वाला। अगर आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक हैं, देखो, एसएससी डज नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितने बाहर खड़े हैं सब अंदर आ जाएं, ठीक है। 10 से ज्यादा ट्रक है आपके पास, ठीक है, और ये पहली बेंच में बैठेंगे आके, ठीक है। 10 से ज्यादा ट्रक है अगर आपके पास, नहीं है मतलब 10 से ज्यादा ट्रक, तुम तो बाहर ही बैठ रहा, वहीं तो सही बैठी थी, ज्यादा अच्छा दिख रहा था उसको तो। टाइम से आना सीख जाओ नालायक को। हाँ ठीक 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 बेटा, अपन कंपटीशन रखेंगे एक दिन, ठीक है। नालायक। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। चलो भूमिका दीदी आइयो, तो थोड़ा दरवाजा ही बंद कर दो, खिड़की भी बंद कर दो। नहीं नहीं बंद कर रहा है ना, बंद कर रहा है। ये लो बंद। आ जाओ चलो। क्या है आपके पास, क्या है बेटा, 10। आप छोटे व्यापारी हो, आपके पास 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है, आपके पास 10 से कम गाड़ियां हैं। द करंट प्रेजेंटेटिव स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ गुड्स एंड कैरेज बीइंग लेस देन 10 नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टनेज कैपेसिटी। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उससे मतलब नहीं है। 6 चक्का, 8 चक्का, 10 चक्का ऐसे चलता है ना, वो कितने भी हैं उससे मतलब नहीं है। 10 गाड़ी से कम है तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रेजेंटेटिव स्कीम मिल जाएगी। 10 गाड़ी से ज्यादा है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। इन केस हैवी गुड व्हीकल, हैवी गुड व्हीकल क्या होती है, एक होती है, समझो समझो समझो, जिसका 12 टन, 1200 टन से ज्यादा की कैपेसिटी, 12,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम, देखा है, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा की कैपेसिटी है, वो क्या कहलाता है, हैवी व्हीकल। क्या कहलाता है, हैवी व्हीकल। 12,000 किलोग्राम मतलब कितने टन, अबे 120 टन। The preservative would be deemed to be amount of equal to 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। कितना कितना कितना, यहां प्रिजम्पटिव स्कीम क्या कर दी गई, देखो 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 देखो, यहां प्रिजम्पटिव स्कीम क्या कर दी गई, कैपेसिटी के हिसाब से लगाई गई। देखो क्या है ना, बड़ी गाड़ी है, कितने है, क्या है, उससे मतलब है, इसलिए क्या बोल दिया, जितनी गाड़ी है उसके हिसाब से तुमको प्रिजम्पटिव स्कीम मिलेगी। कितनी मिलेगी, क्या बोला है यहां पे, देखो क्या बोला है, would be deemed to be amount equal to 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है। 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द हैवी गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर ऑन एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच व्हीकल विच एवर इज हायर। या तो फिर 10%, या तो फिर कितना, 1,000 पर टन, 1,000 पर टन, या तो फिर अमाउंट एक्चुअली अर्न विच एवर इज हायर। ऑब्वियसली बात है, सब लोग अर्न कम बताएंगे, वेट के हिसाब से लेंगे। सुनना ध्यान से, या अगर एक्चुअली अर्न कम है तो वो ले लेंगे। सुनना ध्यान से, क्या है, क्या है, 1,000 पर टन, 1,000 पर टन पर व्हीकल विच एवर इज, या फिर एक्चुअल अर्न विच एवर इज हायर। मतलब कम से कम 1,000 पर टन तो आपको देना ही है। 1,000 पर टन का मतलब क्या, समझो मेरे पास 8 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं, 8 गाड़ियां, सुन रहे हो, और 8 मेरे पास क्या है, हैवी व्हीकल्स है। 8 मेरे पास क्या है बेटा, हैवी व्हीकल्स है। हैवी व्हीकल्स मतलब बड़ी वाली, क्या बात समझ में आ रही है, बड़ी वाली 112,000 किलोग्राम से ज्यादा वाली, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी है, मतलब कि 120 टन से ज्यादा वाली गाड़ियां हैं, लाइट चली गई है, ठीक है। अगर 120 टन से ज्यादा वाली गाड़ी है तो पर गाड़ी, पर टन कितना मुझे दिखाना पड़ेगा, 1,000 रुपए। मतलब कि अगर मेरी गाड़ी मान के चलो 600 टन की है, कितने की है, 600 टन की, तो क्या हो जाएगा, 600 इंटू 1,000, क्योंकि पर टन 1,000 इंटू 600 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1,000 रुपए पर टन में, 1,000 रुपए पर टन। अगर 600 टन की गाड़ी है,
600 टन की गाड़ी है, 1000 रुपए 1 टन का, तो 600 टन का कितना, 600 इंटू 1000। बात समझ में आ रही? इतनी मुझे क्या दिखानी पड़ेगी, प्रिजम्पटिव इनकम। बात समझ में आ रही है? और ये नहीं कि कितनी भर के गई, खाली गाड़ी का वजन लिया जाएगा, खाली गाड़ी का वजन लिया जाएगा, कितने टन की कैपेसिटी है। मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, इस साल मेरे पास क्या थी, 10 गाड़ियां। कितनी गाड़ियां थी, 10 गाड़ियां। तो पर गाड़ी का कितना लिया जाएगा, पर गाड़ी का कितना लिया जाएगा, 1000 रुपए पर टन पर मंथ। क्या बात समझ में, 1000 रुपए पर टन ऑफ अनरेगुलर फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ। मेरे पास पूरे साल 9 गाड़ियां रही। कितनी गाड़ियां रही, 9 गाड़ियां। 9 गाड़ियां कितनी कितनी रही मेरे पास, सॉरी 12,000, 120 टन से ऊपर होनी चाहिए ना, 120 टन से ऊपर की होनी चाहिए। 150 टन की मेरे पास कितनी गाड़ियां थी, 150 टन की मेरे पास कितनी गाड़ियां थी, 10 गाड़ियां थी। कितना आएगा प्रेजम्पटिव इनकम बताओ, 150 टन पर टन कितना है, 1000 किलोमीटर, 150 इंटू 1000, ये एक गाड़ी का। और मेरे पास कितनी गाड़ियां थी, 10 गाड़ी से कम। रुक जाओ लिख के बताता हूं। हाँ 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 हाँ। बता रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, पेन चल जाए। आओ शुरू से बात कर रहे हैं। सेक्शन, तो मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही ये बात। हाँ चल गया ना। सेक्शन 44 AD AAE, 44 AAE किसके लिए है ये, 44 AAE किसके लिए बेटा, ट्रांसपोर्टर के लिए। AEE है ना, सॉरी 44 AE किसके लिए है, ट्रांसपोर्टर के लिए। किसके लिए है, ट्रांसपोर्टर के लिए। किसको मिलेगा, 10 गाड़ी से कम, सॉरी 10 गाड़ी से कम, 10 गाड़ी से कम। बड़ी छोटी नहीं देखेंगे, 10 गाड़ी से कम होनी चाहिए। 10 गाड़ी से ज्यादा हो गई आपको क्या मिलेगा, प्रिजम्पटिव नहीं मिलेगा। अच्छा 10 गाड़ी है, देखेंगे कितनी गाड़ी है, 10 से कम है ये पता है, लेकिन कितनी है और कितने साइज की है। अगर हैवी व्हीकल्स है, बस इतना समझो अभी, कितनी है हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल कितनी होगी, हैवी व्हीकल कितनी होगी बता रहे, हैवी व्हीकल कितनी होगी, 12,000 kg, 12,000 kg से ज्यादा। अच्छा 1 टन में कितने किलो होते हैं, 1000। 1 सेकेंड, 1 क्विंटल में 100 होते हैं, 1 क्विंटल में कितने होते हैं बेटा, 100। ठीक है क्या, 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 kg। और 1 टन में कितने होते हैं बेटा, 1000 kg। एम आई राइट, 1 टन में कितने होते हैं, 1000 kg। और 12,000 kg से ऊपर यानी 12 टन से ऊपर की गाड़ियां क्या कहलाएंगी, हैवी व्हीकल। क्लियर है यहां तक सबको, ठीक है। अब मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं, मेरे पास है 9 गाड़ियां। कितनी गाड़ियां हैं, 9 गाड़ियां, जिसमें से 6 मेरी क्या है, हैवी व्हीकल्स है, और 3 मेरी क्या है, लाइट व्हीकल्स है। तो जो 9 है क्या 10 से कम है, हाँ प्रिजम्पटिव स्कीम मिल सकती है, हाँ। कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी, हैवी व्हीकल्स के लिए क्या बोला, जो 6 व्हीकल्स हैं, 6 की 6 हैवी व्हीकल्स हैं, सबकी सब कितने टन वाली हैं, 15 टन वाली है। 6 की 6 कितने वाली हैं, 15 टन वाली है। तो क्या होगा बताओ, 1000 पर टन, ठीक है, 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल। पहले अपन एक गाड़ी का पकड़ते हैं, कितने टन वाली है, 15 टन वाली है। क्या बात समझ में आ रही है, तो 1000 पर टन, 15,000 पर गाड़ी पर मंथ इंटू 12, साल भर रही होगी मेरे पास, तो 15,000 इंटू 12 कितना होगा बताओ, 1,80,000 पर गाड़ी, 1,80,000 पर गाड़ी। और कितनी गाड़ी है मेरे पास, 6, तो 1,80,000 इंटू 6 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 10,80,000। इतना मुझे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा प्रिजम्पटिव बेसिस में, वरना मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा नहीं। आई कि आई बात समझ में, फिर से बोल रहा हूं, पर टन 1000 पर मंथ, क्या क्या क्या, पर टन 1000 पर मंथ पर गाड़ी, सब पर है ना बे, 1000 पर टन पर मंथ पर गाड़ी।
नहीं आई बात समझ में? फिर से 1000 पर टन पर मंथ पर गाड़ी। तो मेरे पास कितनी एक 6 गाड़ियां थी, अभी गाड़ियों को छोड़ दो। हर गाड़ी कितने टन की थी? 15 टन की। कितने टन की थी? 15 टन की। पर टन कितना है? 1000, तो 15 इंटू 1000 कितना आ गया? 15,000। ये पर टन हो गया। अब पर मंथ तो साल भर थी, 15,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 12 1,80,000 पर टन पर मंथ हो गया, साल भर का निकल गया। अब पर गाड़ी कितनी गाड़ी थी? 6, तो इंटू 6। क्या बात समझ में आ रही है? ये आ गई तुम्हारी प्रिजम्पटिव इनकम। कितनों को समझ में आया? अगर मैं तुमको सीधे सीधे बोलता यहां पे कि मेरे पास 6 गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं? 6, लेकिन 6 में से हैवी व्हीकल कब होती है? 12,000 किलोग्राम, यानी कितने टन से ज्यादा? 12 टन से ज्यादा। कितने टन ज्यादा? 12 टन। हो मेरे साथ? अब अगर मैं अपना ये बताऊं कि मेरे पास 6 गाड़ी में से 4 गाड़ी है 14 टन की, बात समझ में आ रही है, और 2 गाड़ियां हैं 16 टन की। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, हर गाड़ी ना 4 गाड़ी मिला के 14 टन की होगी। 4 गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल बोल रहा हूं, मतलब 12 टन से ज्यादा है। 4 गाड़ी है 14 टन ईच, और 2 गाड़ी है 16 टन ईच। तो अब प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकलेगी बताओ? पहले पर टन पर गाड़ी, पर टन कितना है? 1000, तो 14 इंटू 1000, ये 14,000। ये पर मंथ हो गया, इंटू 12 कितना हो जाएगा? बेटा कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ ना। 14,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1,68,000 पर गाड़ी, इंटू नंबर ऑफ गाड़ी कितनी हो जाएंगी? 4। क्लियर है? क्या हो गया ये? पर टन 1000 पर मंथ पर गाड़ी कितना आ गया? 6,72,000। और 2 गाड़ियों कितना लोगे? 16 इंटू 1000, यानी कितना आ जाएगा? 16,000 इंटू 12, 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3,84,000। इन दोनों को प्लस करूंगा, इतनी मुझे अपनी क्या बतानी पड़ेगी? प्रिजम्पटिव इनकम बतानी पड़ेगी। इससे कम मैं नहीं बता सकता, इससे ज्यादा बताता हूं तो मिल जाएगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। क्लियर है? प्लस प्लस प्लस, पर टन पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब कि अगर मैं तुमको और एग्जांपल चेंज करूं कि मेरे पास 6 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां थी 14 टन की, 2 गाड़ियां थी 16 टन की, लेकिन इस 2 गाड़ी में से एक गाड़ी मैंने खरीदी थी 15 दिसंबर को। कब खरीदी थी? 15 दिसंबर को। अब क्या करोगे बताओ? ये तो सेम रहेगा, 14 इंटू 1000, 14,000 इंटू 12 इंटू 1 लाख, ये पूरा सेम रहेगा। बोलो हाँ या नहीं? ये 2 गाड़ियों में 2 गाड़ी की जगह पहले कितना निकलेगा? एक गाड़ी का। कितने एक निकलेगा? एक गाड़ी का। 16,000 इंटू 12 कितना आ गया? 1,92,000। 1,92,000 इंटू एक गाड़ी पूरे साल भर थी, इंटू 1,92,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1,92,000। ये पहले एक गाड़ी का निकला जो पूरे साल भर थी। एक गाड़ी अपने पास साल के बीच में कम दिनों के लिए थी। कितने महीने के लिए थी अपने पास? 15 दिसंबर। पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा गिनेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने थी? 4 महीने। कितने महीने थी अपने पास? 4 महीने। तो क्या लोगे? 16,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 64,000 इंटू 1 ही है, एक ही गाड़ी है, 64,000। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितना था कुल मिला के? क्या है? पर टन 1,000, पर टन 1,000 पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्या? 1,000 पर टन पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ पर गाड़ी। आपको एनुअल इनकम क्या लेनी पड़ेगी? प्रिजम्पटिव बेसिस में लेनी पड़ेगी। अगर गाड़ी क्या है? अगर गाड़ी क्या है? 12 टन से ज्यादा है, यानी हैवी व्हीकल है। तुमको इतना याद रखना, तुमको लिख के आएगा हैवी व्हीकल है। हाँ या ना फटाफट बोलो, लिख के आना चाहिए। आई एम क्वाइट श्योर ऑन दिस। हाँ या ना फटाफट बोलो। क्लैरिटी है? लेकिन अगर आपके पास लाइट व्हीकल है, क्या है? लाइट व्हीकल। पहले हैवी व्हीकल वाला पढ़ लो। इनकेस हैवी व्हीकल द ग्रॉस वेट एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम। 12,000 किलोग्राम मतलब एक बार लिख दो, कितने टन हो जाएगा? 12 टन। The presumptive income would be deemed to be an equal to 1,000 per ton
of gross vehicle weight or unladen weight as the case may be for every month or part of the month during which the heavy goods vehicle is owned by the assessee in the previous year or an amount claimed to have been actually earned for such vehicle whichever is higher। मतलब मिनिमम इतना दिखाना ही पड़ेगा। कितना दिखाना पड़ेगा मिनिमम? वो जो अपन ने कैलकुलेट किया वो लोग उतना ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा का के लिए प्रेजेंटिव दिखाएंगे। हाँ यानी ज्यादा दिखाना तो ज्यादा दिखाओ। तो विचेवर इज हायर पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतनी आपकी क्या हो जाएगी प्रेजेंटिव इनकम। कितनों को समझ में आई? हाथ उठाओ। क्लियर है? सेकंड क्या है? द व्हीकल्स अदर देन हैवी गुड व्हीकल्स विल कंटिन्यू। अब तुम्हारे पास वो सब भी है, छोटा हाथी वगैरह, छोटी गाड़ी है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। एज पर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ सीधे सीधे 7,500 for every month or part of the month during which the goods carriage owned by the assessee in the previous year or amount criminally actually earned for such goods carriage whichever is higher। मतलब छोटी गाड़ी के लिए सीधा सीधा कितना ले लेंगे? 7,500 पर मंथ। उसमें टन का कैलकुलेशन नहीं करना है। 7,500 पर मंथ पर गाड़ी आपको मिल जाएगा। कितनों को समझ में आ गया? क्लियर है क्या? तो कब मिलेगा 44 AE? कब मिलेगा बताओ? किसको मिलेगा? पहली बात तो प्लाइंग हायरिंग ट्रांसपोर्टर्स को। हाँ कुछ पूछ रही? हाँ इसमें भी पार्ट ऑफ दी मंथ है। क्या बात समझ में? दोनों में लिखा है ना 7,000 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ। मतलब कि अगर 9.5 महीने के लिए लिया तो कितने लोगे? 10 महीने। 11.5 महीने के लिए लिया तो कितने लोगे? 12 महीने। क्या बात समझ में आ रही है? पार्ट ऑफ दी मंथ को भी पूरा कंप्लीट करेंगे अपन। क्लैरिटी है सबको? चलो क्या बोला यहाँ दोनों में? पहले बताओ 44 AE किसको मिलेगा? ट्रांसपोर्टर को। किसको मिलेगा? ट्रांसपोर्टर को। हायरिंग प्लाइंग वाले को मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे बताओ? अगर हैवी व्हीकल है किसको मिलेगा? 10 व्हीकल से कम वाले को। 10 गाड़ियों से कम होनी चाहिए। 10 गाड़ी ज्यादा हो गई आप नहीं ले सकते। अच्छा 10 गाड़ियों से कम है तो कम मिलेगा। अगर आपको हैवी व्हीकल है, क्या है? हैवी व्हीकल है तो क्या लोगे? पर टन। 12 टन तो मुझे भूल जाओ। हैवी व्हीकल है तो क्या है? पर टन, पर मंथ, पर गाड़ी। पर टन 1,000, 1,000 तो बोलो। पर टन 1,000, पर टन 1,000, पर मंथ पर गाड़ी। पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ पर गाड़ी। क्या बात समझ में आ रही है? आपको मिल जाएगा इतना। और अगर आपके पास लाइट व्हीकल्स है, अगर आपके पास क्या है? लाइट व्हीकल्स है, तो कुछ टन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे 7,500 रुपए पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ पर गाड़ी आपको मिल जाएगा। ठीक है। कम दिखाना चाहते हो तो 44 AA में अकाउंट्स बनाओ, 44 AB में ऑडिट कराओ। एनएससी यूज इन पोजेशन ऑफ गुड्स कैरेज वेदर टेकन फॉर हायर परचेज और ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर विच द होल अमाउंट इज पेड स्टिल ड्यू शैल बी ड्यूम्ड विद ऑफ सच गुड्स कैरेज। भले आपने गाड़ी लोन पे ली हुई हो तो भी उसको क्या माना जाएगा? गाड़ी के ओनर आप हो और किया जाएगा। हेवी गुड व्हीकल मींस द ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम। आपको सेक्शन 30 से 38 के कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे और वो सैलरी वगैरह के डिडक्शन मिल जाएंगे सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। 40B क्या है? वो बुक प्रॉफिट्स वाला जो कल अपन ने पढ़ा था। कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो? कल पढ़ा था, याद है? कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो? अप टू 3 लाख, याद है? वही वाला। चलो द WDV वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कैलकुलेट करते आए थे। ठीक है क्या? कहानी यहाँ पे आपकी खत्म होती है। सेक्शन 44 AE की भी 44 AA पढ़ लिया, 44 AB पढ़ लिया, 44 AD पढ़ लिया, 44 ADA पढ़ लिया और 44 AE पढ़ लिया। क्या बात समझ में आ रही है? मेजर सेक्शंस आपके खत्म होते हैं। एक बार इसको रीड मारो, फिर मैं 44 AA में जो छुड़वाया था ना वो वापस लेके आपको एक बार रीड करा के खत्म कराऊंगा। 44 AA में हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल एचयूए में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे 2.5 लाख और 25 लाख तक। ठीक है। के बाद मतलब और 1, 20 और 10 लाख के बाद अगर अदर देन दैट हो तो वेयर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस आर डीम्ड टू बी PGBP अंडर सेक्शन 44 AE। अगर आपने 44 AE ऑप्ट किया है, AE मतलब ट्रांसपोर्ट वाला, या 44 BB या 44 BBB, ये भी सेक्शन से होते हैं, ये भी आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है। एसएससी हैज क्लेम्ड इनकम बी लोअर देन द प्रॉफिट्स सो डीम्ड द प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। और या तो फिर क्या हायर किया है? क्या ऑप्ट किया है? 44 AD या 44 ADA। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या नहीं करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ेगा। वही बोला गया है। अगर आपने क्या किया है? 44 प्रिजम्पटिव टैक्सेस किए हैं तो ये वाला सेक्शन आपको नहीं लगेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाला। क्या बात समझ में आ रही है? अंडर प्रिजम्पटिव असेसमेंट वही दिया है कहानी जो हम पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे मैंने इसको होल्ड पे करवाया था, इसको एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। हाँ या ना? फटाफट बोलो। ऐसी 44 AB भी एक बार आप पूरा एक काम करेंगे ना, ये पूरा रीड करके आएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। नहीं बनेगी तो मेरे से अलग से पूछ लेंगे, मैं अलग से पढ़ा दूंगा। मेनली बातें मैंने सारी कवर कर ली है। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा। हाँ या ना? फटाफट बोलो। आया कि नहीं आया? 2 मिनट का टाइम दो मेरे को, फिर मैं आता हूं, कैरी ऑन करता हूं। चलो आओ। क्या बोलता है डीम्ड प्रॉफिट सेक्शन 41? ये बोलता है कि इन सारी चीजों को हम आपका PGBP का प्रॉफिट मान लेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। ओए होए होए होए, क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? इन सब चीजों को हम क्या मान लेंगे? PGBP का प्रॉफिट
मान लेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। पहला, रिमिशन ऑफ लाइबिलिटी, रिकूपमेंट ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर। मतलब इतनी ज्यादा अंग्रेजी, अगर पास्ट में आपको कोई लॉस हुआ था जिसको पीजीबीपी में एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया था, और आज वो कई सालों बाद क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो भले वो लॉस रिकवर्ड है, उसको पीजीबीपी की इनकम मान के क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई कि पास्ट में आपको कोई एक्सपेंडिचर हुआ था, आपने उसको पीजीबी में क्या ले लिया, एक्सपेंस ले लिया, लॉस दिखा दिया और इनकम कम कर दी, मतलब आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया। आज 5 साल बाद वो लॉस क्या हो गया, आपका रिकवर हो गया। क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो जब लॉस रिकवर हुआ तो उसको क्या मान लिया जाएगा, पीजीपीपी की इनकम मान लिया जाएगा। तो रिकवर्ड लॉस विल बी कंसीडर्ड एज पीजीपीपी इनकम वेयर एनी अलाउंस और डिडक्शन हैज बीन मेड इन द असेसमेंट ईयर फॉर एनी ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉसेस, expenditure or trading liability incurred by the assessee and subsequently the assessee or his successors in business has obtained whether in cash or any other manner whatsoever any amount respect of such loss or expenditure or some benefit in respect of such trading liability by way of remission cessation thereof during any subsequent कहानी लिखी हुई है, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। यही कहानी इसमें लिखी हुई है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर पास में किसी प्रीवियस ओनर को मिला था तो उसको क्या मान लीजिए, सक्सेसर को मिल जाएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नेक्स्ट, वेन एनी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर ओन्ड बाय द एसएससी एंड यूज फॉर द बिजनेस फॉर विच डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 इज क्लेम्ड is sold, discarded, demolished, or destroyed, and the money payable together with scrap value in respect of such asset exceeds the WDV of the excess extent of difference between the actual cost value shall be taxable as business income in the previous year in which money payable became due। मतलब अगर आपने बेचा है और वो आपकी क्या बन गई है, पीजीपीपी की इनकम, आपके ब्लॉक से ब्लॉक एग्जिस्ट करता है और आपकी ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा बिक गई है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, पीजीपीपी की इनकम। इवन इफ द ईयर मनी बिकम्स ड्यू फॉर द बिजनेस फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई एज द बिजनेस इज एग्जिस्टेंस इन द प्रीवियस ईयर। के बाद सर में मान लिया जाएगा कि बिजनेस क्या है, एग्जिस्ट करता है। डिमोलिश वॉलिश हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, बेच दिया उसको, क्या बात समझ में आ रही है, और उसकी वैल्यू जो मिली है वो ब्लॉक से क्या मिल गई है, ज्यादा मिल गई है। ठीक है क्या, don't only excess of the extent of difference between the actual cost and the WDV shall be taxed as the business income। इसको इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, याद है ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट डेप्रीसिएशन का क्या था, अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है वो भी एग्जिस्ट करता है तो क्या जाता है, वो दोनों चीजें रहती है, ब्लॉक भी रहता है और असेट्स भी रहती है, असेट्स भी और वैल्यू भी है, तो क्या मिल जाता है, डेप्रीसिएशन। दोनों में से एक भी चीज जीरो हो जाती है तो क्या आ जाता है, कैपिटल गेन्स। के बाद सर में वही वाले की बात की गई, कब कैसा माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। इसमें आ जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च क्या बोलता है, 100% डिडक्शन। ठीक है क्या, अगर किसी चीज का 100% डिडक्शन ले लिया था और आज उसको वापस से क्या कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो या उसको बिजनेस से बाहर कर रहे हो, तो उसको क्या मान लिया जाता था, पीजीपीपी की इनकम। ये हमने साइंटिफिक रिसर्च में भी पढ़ा था, याद है क्या, जिसका 100% डिडक्शन ले लिया और बाद में उसको क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, तो उसको पीजीपीपी की इनकम। एसएससी इनकस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च द एंटायर अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल एज डिडक्शन in computing the business income of the assessee in the same year in which the expenditure is incurred. If subsequent to the incurring the expenditure, the assets representing the capital expenditure is sold without having been used for other purpose, other purpose के लिए यूज नहीं किया और उसको सीधे सीधे क्या कर दिया, बेच दिया, the assessee would be liable to pay excess of sale proceeds together with the deduction allowed earlier over the amount capital expenditure of the amount deduction allowed earlier whichever is less। कुल मिला के जितना आपको बेनिफिट मिला था वो, या तो फिर जितना आपको बेच के पैसा मिला है उसका आपको क्या मिल जाएगा, पीजीपीपी की इनकम मान ली जाएगी। assessee would be liable to pay on excess sale proceeds together with the deduction allowed earlier over the amount of capital expenditure or the amount of deduction allowed earlier whichever is less। मतलब जितने का बेचा है, समझ में आ रहा है, सेल वैल्यू प्लस डिडक्शन अलाउड अर्लियर,
ठीक है, ओवर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और द अमाउंट डिडक्शन अलाउड अर्लियर विच एवर इज लेस। कुल मिला के जितना पहले डिडक्शन मिला था उतना क्या हो जाएगा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। जैसा आपने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा था सेम, कि पहले आपको साइंटिफिक रिसर्च का 100% डिडक्शन मिल चुका है, अब अगर आज उसको वैसे वैसे यूज कर रहे हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स पढ़ लिया हमने, ठीक है क्या? अगर बैड डेट्स की कोई रिकवरी हुई है तो आपकी क्या मान ली जाएगी? पीजीबीपी। जब बैड डेट्स आपको एक्सपेंस अलाउ किया गया था, आज रिकवर हुआ है तो क्या बन जाएगा? पीजीपीपी का इनकम। सुन रहे हो? बेसिक बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट क्या है? withdrawal of any amount from special reserve where a deduction has been allowed in respect of any special reserve and maintained under section itta itta, any amount subsequently withdrawn from such special reserve shall be deemed to be the profits and gains from the profession account accordingly chargeable to income of the previous in which such amount is withdrawn। याद है अपन ने बोला था 33AB सेक्शन में कि वो टी कॉफी रबर वाले में रिजर्व में पैसा डिपॉजिट करो और उसको अगर निकाल लिया समय से पहले तो क्या मान ली जाती है? पीजीपीपी की इनकम। वैसे कोई स्पेशल रिजर्व में पैसा डाला और उस स्पेशल रिजर्व में पैसा डालने के कारण आपको डिडक्शन मिला था, आज अगर आप उससे पैसा निकालते हो तो जब भी निकालोगे वो क्या बन जाएगी? आपकी पीजीपीपी की इनकम बन जाएगी। हाँ या ना फटाफट बोलो। है क्लियर? where the business or any profession referred in this section is no longer in existence and there is income chargeable to tax under points इतना इतना given above, बिजनेस डिसफंक्शन हो चुका है, ठीक है, नहीं है एग्जिस्टेंस में, और ऊपर वाले 4 पॉइंट का कुछ भी प्रोफेशन आ रहा है, नॉट बीइंग लॉस सस्टेन्ड इन स्पेकुलेशन बिजनेस। इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, इसको सेट ऑफ के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली ये बताया गया है कि इसको सेट ऑफ करने मिल जाएगा, इसको मैं सेट ऑफ के साथ एडजस्ट हो जाएगा, वहां पे आएगा ये वाला पॉइंट। क्लियर है क्या? बाकी सारे पॉइंट आपके रीड हो गए हैं। बेसिक बेसिक्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता आपको है। हाँ या ना फटाफट बोलो। और क्या छूटा है बताओ? ये वाला ठीक है, और छूटा है नीचे तो ये है ना डीन प्रॉफिट। ये भी झूठा है क्या? ठीक है, इनके मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, कोई मतलब नहीं है इसमें समय इन्वेस्ट करने का। इसके मैं तुमको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। मेजरली हो गया। मुझे लगता है कि आज का समय हमको बाकी काई के लिए यूज करना चाहिए, क्वेश्चन तुमको दिखाने के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है क्या? आइए हम कुछ एक आध क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस पीजीपीपी के कैसे